रिकॉर्डिंग ऑन हो गया, पेन भी वर्क कर रहे हैं। चलो यहाँ पे देखो, दिख रहा है आप लोग को अच्छे से? जी भैया। हाँ, तो देखो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि जो विज्ञान में कोर्स होता है, जो सूक्ष्म शरीर में होता है, सूक्ष्म शरीर में कितने तत्व होते हैं? 17। 18 किसमें होते हैं? किस दर्शन में 18 तत्व की चर्चा है सूक्ष्म शरीर के संदर्भ में? सांख्यकारिक का। सांख्यकारिक, बहुत सुंदर। तो ये जो सूक्ष्म शरीर में विज्ञान में कोश होता है, इसका निर्माण कैसे होता है? जब बुद्धि के साथ जो है ज्ञानेंद्रिय ऐड हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? विज्ञान में कोश। तो ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि विज्ञान में कोश किन दो तत्वों से निर्मित होता है? तो ज्ञानेंद्रिय प्लस बुद्धि, वो क्या कहलाता है? विज्ञान में कोश। ये क्या होता है? प्रत्येक जीव में, आप आपके खुद के शरीर में भी क्या है? ये ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि है। तो इसी से आप क्या करते हैं? इस विज्ञान में कोश के द्वारा ही क्या आप चीजों को जानते हैं कि अमुक वस्तु क्या है, यानी किसी वस्तु विशेष का भोग कर पाते हैं, किसी वस्तु विशेष का कर्ता बन पाते हैं, सुख दुख का अनुभव कर पाते हैं। इसी चीज के जो है बारे में आप ऊपर वाला जो कोटेशंस है, ठीक है, एक तो ध्यान रखिएगा, बुद्धि और ज्ञानेंद्रिय दोनों को मिलाकर विज्ञान में कोश बनता है। ये कोटेशन ध्यान रखेंगे। अयम, ये कोटेशन पढ़िए इसे, इस कोटेशन को। जी भैया। अयम कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्व आद्य अभिमानित्व लोक परलोकगामी व्यवहारिको जीव इति उच्यते। हाँ, यानी इसी विज्ञान में कोश के द्वारा ही कोई भी जीव जो है, जो व्यवहारिक रूप से होता है, जो व्यवहारिक रूप से जो जीव कहलाता है, वो कर्ता, किसी वस्तु विशेष का भोक्ता, सुख दुख इत्यादि का जो है इस लोक, यही लोक विशेष करें तो यही लोक का मतलब क्या होता है? यही लोक परलोक, हाँ, क्या होता है यही लोक? ये लोग जो हम इस लोक में विचरण कर रहे हैं, जगत में जो संसार है, ये लोग। यानी इस विज्ञान में कोश के कारण ही कोई भी जीव जो है कर्ता, यानी किसी वस्तु विशेष का कर्ता, या संसार के जो भी भोग संबंधी वस्तु है उसका भोग कर पाता है। भोग करने से उन्हें सुख दुख इत्यादि की अनुभूति होती है। किस लोक? ये लोग यानी पृथ्वी लोक या परलोक के वस्तुओं का भोग कर पाता है, जिसे व्यवहारिक रूप से हम क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। यानी जो जीव जंतु यानी हम लोग जो है वो क्या करते हैं? इसी विज्ञान में कोश के कारण ही संसार के वस्तु का भोग कर पाते हैं, किसी वस्तु का कर्ता कहलाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो सूक्ष्म शरीर है उसमें जो विज्ञान में कोश रहता है, जो दो तत्वों से निर्मित होता है, बुद्धि प्लस ज्ञानेंद्रिय। उसके बाद अगला जो कोश आता है मनोमय कोश, जिसका निर्माण मन प्लस ज्ञानेंद्रिय, यानी जब रिकॉर्डिंग कर दी थी। हाँ विशाल, ठीक है। और जैसे जिस प्रकार से विज्ञान में कोश का निर्माण होता है, जिसमें बुद्धि प्लस ज्ञानेंद्रिय होता है, वही ज्ञानेंद्रिय यदि मन के साथ संयोग हो जाए, ठीक है, तब वो क्या बनाता है? मनोमय कोश। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि मन प्लस ज्ञानेंद्रिय इन दोनों का संयोग मनोमय कोश कहलाता है। यदि मनोमय कोश ना हो तो हमारा मन स्थिर नहीं होगा, तो फिर हम किसी भी विषय वस्तु को जो है सही से जो है ज्ञात नहीं कर पाएंगे। हमारे इंद्रियों में, संपूर्ण शरीर में जो मन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि मन स्थिर नहीं होगा तो आप जो विषय वस्तु अभी देख रहे हैं तो समझ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मनोमय कोश का भी होना अत्यंत आवश्यक है। तो ये दो कोश अभी हमने पढ़ा, विज्ञानमय कोश और मनोमय कोश। कैसे बनता है? किन दो तत्वों के सम्मेलन से? तो ध्यान रखिएगा, बुद्धि प्लस ज्ञानेंद्रिय वो विज्ञानमय कोश, मन प्लस ज्ञानेंद्रिय मनोमय कोश। ठीक है, तीसरा आता है, अभी तक हमने जो ज्ञानेंद्रियों के संदर्भ में पढ़ा था कि किस प्रकार से ज्ञानेंद्रिय जो है उत्पन्न होता है आकाश इत्यादि से। उसके बाद अगला जो सूक्ष्म शरीर में जो है जो 17 तत्व है, उनमें से कर्मेंद्रियां भी एक प्रकार का जो है तत्व होता है। कर्मेंद्रियों की संख्या 5 होती है, जिसकी चर्चा सांख्य कारिका में भी हुआ है, वाक पानी पात पायु उपस्थ। ठीक है, तो ये जो है एतानी, यहाँ एतानी किसके विषय में कहा जा रहा है? कौन बताएंगे? एतानी हाँ, जो कर्मेंद्रिया है वो भी आकाश आदि नाम रजो अंशुभ्य, यानी आकाश इत्यादि जो अपंचीकरण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न हुआ था सूक्ष्म अवस्था में, उसके रजो गुण से, रजो वाला पाठ से, रजो अंश से उत्पन्न होता है। वो भी पृथक पृथक अलग। जैसे कि अभी आपने पहले देखा कि आकाश से शब्द उत्पन्न हुआ, शब्द यानी स्रोत इंद्रिय, स्रोत ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न हुआ। वायु से जो है हमने देखा स्पर्श। इस तरह से 5 क्या अलग अलग तत्वों से अलग अलग उत्पत्ति हुई थी।
उसी प्रकार से कर्मेंद्रिया भी आकाश के रजोगुण से, ध्यान रखें, आकाश के रजो वाला पार्ट से उत्पन्न होता है, जबकि ज्ञानेंद्रिय किससे उत्पन्न होता है? सात्विक अंश से। ध्यान रखिए इस चीज को, इस डिफरेंस को, कि जो ज्ञानेंद्रिया है वो आकाश इत्यादि के सात्विक अंश से उत्पन्न होता है, लेकिन कर्मेंद्रिया क्या होते हैं? किस अंश से उत्पन्न होता है? रजोगुण से। ये चीज ध्यान रखिएगा। और इससे पहले जो हमने अहंकार देखा, चित्त देखा, बुद्धि देखा, मन देखा, ये किससे उत्पन्न होता है? आकाश इत्यादि के किस अंश से? तामसिक। तामसिक, यहाँ देखो ध्यान से, सात्विक अंश, सात्विक। हाँ ध्यान रखिएगा। तो ये जो डिफरेंसेज है ना, कि ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार किस आकाश इत्यादि के किस अंश से उत्पन्न हो रहा है, ये जो है ना थोड़ा सा ध्यान रखिए, कंफ्यूजन हो जाता है, जिससे करके बच्चे आते हैं। इसी की चर्चा यहाँ पे की गई है। जो कर्मेंद्रिया है 5, वो आकाश इत्यादि के रजो वाले पार्ट से उत्पन्न होता है। वो भी क्या? पृथक पृथक, अलग अलग। ऐसा नहीं कि एक ही आकाश से 5 कर्मेंद्रिया उत्पन्न हो रही, ऐसा नहीं। आकाश से जो क्रम है, वाक, पानी, पाद, पाई, उपस्थ, उसी हिसाब से, ठीक है। तो क्रम यहाँ पे कर्मेंद्रियों को दिया गया, वही क्रम जो आकाश में सूक्ष्म आकाश इत्यादि से उत्पन्न होता, उसका ध्यान रखिएगा। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि जो सूक्ष्म शरीर में जो 17 तत्व होते हैं, उनमें ज्ञानेंद्रिय कैसे उत्पन्न होता है, कर्मेंद्रिय कैसे उत्पन्न होता है, बुद्धि, मन कैसे उत्पन्न होता है, और अगला जो अंतिम 5 बचते हैं 17 तत्वों में से, उसमें पंच वायु, जिसकी चर्चा सांख्य कारिका में अपने वहां पे पढ़ा था। यहाँ पे आपको थोड़ा विशेष रूप से पढ़ना है कि पंच वायु क्या होता है, पंच वायु कौन कौन से होते हैं, इनका हमारे शरीर में स्थान कहाँ पे है, और इसको बिल्कुल प्रैक्टिकली है, आप इसे अनुभव भी कर सकते हैं। तो पंच वायु, जिनका क्रम प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इन्हें आप लोग क्या करेंगे? क्रम से याद करेंगे। अब इसकी चर्चा अभी पूरा डिटेल से देखेंगे कि प्राण क्या होता है, ये हमारे शरीर के किस पार्ट पे होता है, अपान क्या है, व्यान क्या है, उदान क्या है, समान क्या है, और ठीक है, ये 5 वायु क्या होते हैं। इन 5 के अतिरिक्त और भी वायु है 5, जो सांख्य दर्शनवादी मानते हैं। आगे देखिए इसमें, जिसमें पंच वायु के बारे में, दर्शन नहीं, वह वेदांतवादी, वेदांतवादी इन 5 को, इन जो है ना, आगे जो नाग, कृकल, देवदत्त, धनंजय इत्यादि जो मिलते हैं, वो जो कहते हैं कि इन्हीं के 5 के अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। लेकिन ये जो नाग, कुर्म इत्यादि जो मानते हैं, वो सांख्यवादी मानते हैं। आगे मैं बताऊंगा डिटेल से। तो देखो यहाँ पे कि जो प्राण वायु है, ये कहाँ पे रहता है? फोटो को देख सकते हो आप यहाँ पे इजिली। कहाँ पे प्राण वायु होता है? कहते हैं कि इसकी प्राण वायु नासिका के आगे भाग में। हाँ, नासिका के अग्र भाग पे, जहाँ से आप श्वास लेते हैं, श्वास प्रश्वास जो छोड़ते हैं, ठीक है, इसी स्थान पे जो है क्या होता है? प्राण वायु। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखो, प्राणो नाम प्राक गमनवान नासाग्र स्थानवर्ती, यानी नासाग्र यानी नासिका के अग्र भाग पे रहने वाली, और प्राक गमन, यहाँ पे शब्द है प्राक गमन, गमनवान, ठीक है। तो देखो, प्र से प्राण, प्र से प्राक, क्या मतलब इसका? कौन बताएंगे? प्राक शब्द का अर्थ क्या होता है? आपने सुना होगा भैया। प्राग, भैया प्राग का अर्थ होता है पहले, पहले, यानी उसमें जो पंचवायु आपने देखा, तो ये कहाँ होती है? नासिका, नासिका के जो अग्रभाग है, सबसे पहला वाला जो पार्ट है, इस पे जो है क्या होते हैं? प्राण नामक वायु होती है। अब इसमें कैसे क्वेश्चन आएगा? एक तो प्राक गमनम या गमवान, ये कौन सी वायु है? प्राण वायु। दूसरा नासाग्र स्थानवर्ती, ये कौन सी वायु है? कहाँ पे रहती है? कौन सी वायु? नासिका के अग्रभाग पे रहती है, तो प्राण नामक। दोनों तरीके से याद रखना है, या फिर दोनों ये पूरा दे दिया जाए, पूछा जाए कि ये किसका है, तो प्राण है। कैसे याद रखोगे? प्र से प्राण, प्र से प्राक, ऐसे भी आप एज ए टेक्निक के थ्रू याद कर सकते हो, ठीक है। तो नासिका के जो अग्र भाग पे रहती है, वो कौन सी वायु है? प्राण वायु, ठीक है। क्लियर ये चीजें? यानी जो सामने की तरफ, प्राक का मतलब है सामने, यानी ये जो सामने वाला जो पार्ट है, इसके जो है इसकी ओर जो है गमन करती है। प्राक का मतलब होता है फ्रंट में, ठीक है। जब नासिका के अग्रभाग से आप क्या श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो, ठीक है, तब सामने वाला पार्ट, प्राक का मतलब सामने। उसी के बाद अगला जो है अपान, ठीक है। अपान वायु जस्ट प्राक के जस्ट विपरीत है। तो अपान नाम अवाक गमनवान। अब इसको भी इजिली याद कर सकते हो, अ से अपान, अ से अवाक, ठीक है। पायु आदि स्थानवर्ती, पायु इत्यादि किसका पार्ट है? किस इंद्रिय का पार्ट है? पायु, जो मल मूत्र इत्यादि जो त्याग करते हैं, वहां से भी जो है अपान नामक वायु उत्पन्न होता है। तो ये कहाँ पे रहती है? अवाक,
ठीक है, यानी जो नीचे की तरफ जो है इसका स्थानवर्ती है, नीचे की तरफ जो वायु जाए, यानी प्राक सामने की तरफ जाता है और अपान जो है जस्ट नीचे की तरफ। तो वो और इसका स्थान क्या है, पायु आदि स्थानवर्ती, मल मूत्र वाला जो पार्ट है वहां से जो वायु उत्पन्न होता है वह रहता है, वो क्या है, अपान नामक वायु। क्लियर है ये चीजें? अब कैसे इसमें क्वेश्चन रहेगा, एक तो वायु आदि स्थानवर्ती अपान वायु, या फिर अवाक गमन, अवाक का मतलब जो नीचे की तरफ गति करती हो, नीचे की तरफ गमन करती हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका अपान। कैसे याद रखो, अ से अवाक, अ से अपान, प्राक प्राक से प्र से प्राक, प्र से प्राण, दोनों याद रहेगा इजिली। और दोनों ये भी ध्यान रखिए ये वायु कहाँ रहता है, ठीक है ना, आप लोग खुद शरीर में भी देख सकते हो। अगला है व्यान, इसके नाम से, तो व्यान नामक वायु विषक, विश्वक गति, विश्वक कहते हैं संपूर्ण विश्व में, यानी संपूर्ण शरीर में, ठीक है, जो शरीर के एक एक अंग विशेष तक जारी हो, शरीर के हर अंग विशेष तक फैली हुई हो। ठीक है, विश्वक का मतलब विषय विश्वक, विषय व्यान, वस व्यान। तो देखो एक याद कर लो, उसका नाम उसी से ग्रहण हो जाता है। ठीक है, तो विश्वक गति यानी विश्वक, विश्व का मतलब जो संपूर्ण, ठीक है, ये इसका अखिल शरीरवर्ती, अखिल का अर्थ भी क्या होता है, संपूर्ण, जो शरीर के एक एक पार्ट में जिसकी गति हो, जो वायु शरीर के हर अंग में होता है, वो क्या कहलाता है, व्यान नामक वायु। इसी के कारण जो है जो ब्लड सर्कुलेशन होता है संपूर्ण शरीर में हो पाता है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे ये भी इजिली याद कर सकते हो, विश्वक गति इति व्यान, वैसे विश्वक वैसे व्यान। क्लियर है यहाँ तक? मैं पूछूंगा जैसे जैसे पंचवायु क्लियर होगा, वैसे मैं सबसे पूछूंगा ये वायु कहाँ रहती है। ठीक है, अगला देखो उदान नामक वायु, उदान वायु यानी उस उदान, उससे ऊर्ध्व गमन, जो शरीर जो वायु जो है कंठ स्थान, जो कंठ वाले पार्ट पे जो रहता है, ठीक है, वो वायु क्या कहलाती है, जैसे कई बार आपने सुना होगा इसका कंठ दबा दो, गला दबा दो तो मर जाता है। तो कंठ वायु या जो कंठ स्थानीय जो वायु होते हैं अर्थात उदान, ये उदान वायु क्या करता है, जो फर्स्ट जो वायु है प्राण वायु, उसको ऊपर की तरफ ले जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, उदान नामक वायु क्या, ऊर्ध्व गमनवान, जो ऊपर की तरफ जाती हो। ठीक है, हृदय से जस्ट ऊपर वाला है जो वायु है, अर्थात ये क्या है, प्राण नामक वायु को ऊपर की ओर ले जाने में सहायक होता है। ठीक है, जो आप ऑक्सीजन ले पाते हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ पाते हो, उसमें उदान वायु बहुत हेल्पफुल होता है, नासिका तक जो है, हृदय तक जो है, ये सब वायु सपोर्ट करता है। तो उदान नामक कंठ स्थान पे, कंठ वाले जो पार्ट है वहां पे उदान नामक वायु होती है, और इसकी गति क्या है, ऊर्ध्व गमन, तो ऊपर की तरफ गति करती है। और दूसरा उत्क्रमण वायु, अब उत्क्रमण वायु, चलो एक क्वेश्चन आप लोग से, उत्क्रमणम इति, दूसरा उपरति इति, दोनों में क्या आंसर होगा, उत्क्रमणम इति, उपरति इति, कौन बताना चाहेंगे, दोनों का आंसर कौन बताएंगे? भैया मैं बताऊं, विशाल के अतिरिक्त, हाँ कौन बताएंगे, उत्क्रमणम इति, उपरति इति। देखो डेली क्लास करने से लाभ, उत्क्रमण मतलब तो ऊपर की ओर, और उपरति तो वो है ना जो हाँ। षटक संपत्ति, उपरति समदम उपरति तितिक्षा, ये करके किसका भेद है ये, उपरति इति किसका लक्षण है, ठीक है सर, किसका? ये साधन चतुष्टय में पढ़ा था भी हमने। हाँ नाम बताओ। सर साधन चतुष्टय पढ़ा था उसका है, इसका उपरति किसका लक्षण है? भैया साधन चतुष्टय में आता है तीसरे नंबर पर षटक संपत्ति। हाँ, षटक संपत्ति में से जो तीसरा है शम दम उपरति, उसके बाद तितिक्षा, श्रद्धा और समाधि और श्रद्धा। उपरमणम, सॉरी गलत हो गया, तो उपरमणम इति उपरति, ठीक है, आंसर ही लिख दिया था डायरेक्ट, तो उपरमणम इति उपरति, उत्क्रमणम इति विधिना परित्यागः। हाँ जी, ये दो लक्षण बताए, दो लक्षण है। तो ध्यान रखिए, उत्क्रमणम इति कौन सी वायु, उदान वायु, उपरमणम इति उपरति, जो आप लोगों ने पढ़ा पहले भी। ठीक है, तो ऐसे जो है एक समान क्वेश्चन को जो है दोनों लगे एक जैसा ही, वैसे हर तरीके से ध्यान रखना है। यानी उस उदान, उससे ऊर्ध्वगमन, जो शरीर के ऊपर की तरफ
गमन करती है वायु, उसको कहते हैं उदान वायु। ये कहाँ रहते हैं? कंठ स्थानीय, ठीक है। दूसरा उत्क्रमणम, ठीक है, ये क्या करते हैं? प्राण वायु को ऊपर की तरफ ले जाती है, यानी प्राण वायु को सपोर्ट करती है। कौन सा वायु? उदान वायु। और अगला है समान वायु। यदि ये वायु ना हो तो आप जो भी खाना भोजन इत्यादि खाते हैं वो पचेगा ही नहीं, ठीक है। तो समान वायु क्या करती है? चलिए प्रभात पढ़िए से। सर समानो नाम शरीरम अध्याय गता असित पीतान अध्याय नहीं है, आदि शरीर समीकरण। मध्य गता, ध्यान से देखो। शरीर मध्य गता शीत अशित ईत, अशित पीतान आदि समीकरण करता है। हाँ तो चलो इसको एक लास्ट में छोड़ दो, इसको समीकरण करना करह, ये किसका लक्षण हो सकता है? ये समान वायु का, एक शब्द में भी इसका लक्षण हो सकता है। समीकरण करह, इसको बाद में देखेंगे। अभी ये समान वायु जो है कहाँ होती है? शरीर के मध्य में, जो पेट है, जो स्टोमक है, इसके मध्य में जो है ये जो समान वायु रहती है। इसका कार्य क्या है? जो भी असित जो आपने खाया है, ठीक है, पित्त या जो आपने पिया, हाँ पाचन क्रिया जो भोजन को पकाता है, पचाता है, वो कौन सा वायु? समान वायु। जब आपका पेट खराब हो जाए या भोजन सही से नहीं पच रहा है, वॉशरूम सही से नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपके शरीर में जो समान वायु है वो गड़बड़ है, ठीक है। तो समान वायु क्या करती है? शरीर के मध्य में रहती है। खाए हुए पिए अन्न को क्या करती है? समीकरण करह, पचाने का कार्य करती है। समान करना यानी एक एक छोटे छोटे अणुओं में तोड़ती है, भोजन को पचाने में सहयोग करती है, जिसके द्वारा जैसे भोजन पकता है, भोजन पच जाता है बढ़िया से, तो उसी से क्या रस, रुधिर, शुक्र, पूरी इत्यादि यानी अलग अलग विटामिन वगैरह जो आप एब्जॉर्ब कर सकते हो, वो सब एब्जॉर्ब होता है। रस इत्यादि, रुधिर इत्यादि का निर्माण होता है इसी समान वायु के द्वारा ही, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा? एक तो समीकरण करा इति समान वायु, दूसरा जस्ट इतना दे दिया जाए ये किसका लक्षण है? किस वायु का? समान वायु का। और समीकरण टू अर्थात जो समान वायु है परिपाक करणम, ये क्या है? भोजन, जो भी भोजन आप खाते हो उसको पकाने का कार्य करते हैं, पकाने का ये साधन है, ठीक है, जिसके द्वारा हमें अंततः रस, अनेक प्रकार के रस की अनुभूति होती है, रस प्राप्त होता है, रुधिर शरीर में बनता है, शुक्र अणु इत्यादि बनता है, ठीक है। ये सब जो है हमारे शरीर के अंतर्गत अलग अलग रसों की उत्पत्ति करने में जो है समान वायु का योगदान होता है। तो मुख्य रूप से जो वेदांत दर्शन है, जो वेदांतवादी हैं, वो कहते हैं कि 5 वायु होती है, लेकिन ठीक है, लेकिन सांख्यवादी जो है, जस्ट नीचे कोटेशन देखोगे इसमें जहाँ पे ये टॉपिक चल रहा है, तो वहां पे एक आता है केचित तु नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय आख्या पंच अन्य वायु संतीति वदंती। लेकिन जो सांख्यवादी है, जो सांख्य के सिद्धांतों को मानते हैं, वो कहते कि नहीं, इन 5 के अतिरिक्त अन्य पंच वायु, इन 5 के 5 वायु और होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वेदांती जो है ये 5 ही मानते हैं, जिसकी चर्चा भी हमने किया ऊपर में। लेकिन जो सांख्यवादी है वो कहते नहीं, इन 5 के अतिरिक्त 5 और वायु होती है, जिसके नाम नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय है। अब इसकी चर्चा जो है यहाँ पर डिटेल से देख सकते हैं फोटो में। अब यहाँ पे जो है जैसे नाग नामक वायु है, ठीक है, ये कौन मानता है? नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय, इसे कौन मानता है? ये किसका सिद्धांत है? सांख्यवाद है। तो सांख्यवादी कहते हैं कि देखो कैसा है कि उन 5 के अतिरिक्त ये भी 5 वायु होती है, जिसमें पहला है नाग। नाग का मतलब यहाँ पर कुछ सर्प विशेष की बात नहीं की जा रही है। इसका क्या? उदगीर्ण का करह, उदगीर्ण करह, यानी जब आप वोमिटिंग करते हैं, ठीक है, या फिर छींकते हैं, इसका अर्थ है छींकना, वोमिट करना, ठीक है। यानी जिस वायु के द्वारा आपको छींक आती है, जिस वायु के द्वारा जो आप भोजन किए हो, वो क्या वोमिट के रूप में बाहर आ जाता है, वमन के रूप में, ठीक है। संस्कृत में वहां पे वमन होगा, ध्यान रखिएगा, वमन के रूप में जिस वायु के द्वारा जो है भोजन नहीं पकता, वमन के द्वारा बाहर निकल जाती है, तो उसमें नाग नामक जो है वायु, वो उसका रोल होता है, या छींकने में, ठीक है। तो इसमें जो है नाग नामक वायु का यूज होता है। दूसरा है, ये क्या कर रही है ये लड़की, बताओ? हाँ, क्या लक्षण है इसमें? एक आंख बंद कर रही है। हाँ, आंख यानी पलके झपकना। हाँ बोल, क्या कह रहे हो मोनिका? पलक का झपकना सर। हाँ ठीक है, तो वो उन्मीलन करह, यानी जो पलक है, आंखों के जो पलके हैं जो छपकती हैं, वो किसके कारण? कूर्म नामक वायु के द्वारा। अब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता आप लगातार 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड
1 मिनट या 2 मिनट तक बिना पलक झपकाए रह सकते हो, लेकिन एक निश्चित समय के बाद अपने आप जो पलक क्या है, झुक जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उन्मिलन करह, उद्गिरण करह, नाग क्रमशः कुर्म। क्लियर यहाँ तक? हाँ जी भैया। अगला है क्रिकल। क्रिकल में ये क्या कर रही है बताओ, या क्या कर रहा है? भूख, भैया से भूख बढ़ती है। हाँ, यानी जो भूख लगना है, प्यास लगना है, किस वायु के द्वारा होता है? क्रिकल नामक वायु छुतकरह, यानी भोजन इत्यादि को उत्पन्न करने में, भूख इत्यादि को उत्पन्न करने में कौन से वायु का रोल होता है? क्रिकल। अगला देखो ये क्या कर रही है, मतलब जरूरी नहीं कि यहाँ पे लड़के का भी फोटो हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्ल्स ऐसा करती है। हाँ बताओ, जीवन करा, ये क्या कर रही है? उबासी ले रही है भैया, हाँ। उबासी ले रही है। अरे वाह, इसके लिए संस्कृत शब्द क्या है? जीवन करा, यानी उबासी इत्यादि जब आना, ठीक है, मन न लगना, ये सब देवदत्त नामक जो है वायु के कारण होता है। अब इसका नाम देवदत्त क्यों पड़ा, कोई बताएंगे? हैं? ये तो लड़के का नाम है। कई बार देवदत्त नाम का एक बालक था जो बहुत आलसी था। नहीं, ऐसा मतलब मेरा अनुमान है, ऐसा कुछ। बहुत खाता था, रात में जो खाता था, दिन में ना भूंगते कुछ ऐसे करके। हाँ, तो ऐसा लगता है कि जो सांख्यवादी आचार्य रहे होंगे, उनको उनके क्लास में कोई रहा होगा देवदत्त, जो क्लास में बहुत उसको मतलब पढ़ने का मन नहीं करता, उबासी आता होगा, तो उसके नाम पर ही जो है उन्होंने इस वायु का नामकरण कर दिया, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, चलो, तो देवदत्त नामक जो वायु है, जीवन करा यानी उबासी इत्यादि को जो उत्पन्न करता है, उस वायु को देवदत्त कहते हैं। धनंजय, ये क्या है? धनंजय पोषण करह, जिस वायु के द्वारा आपका शरीर जो हष्ट पुष्ट होता है, स्ट्रांग बनता है, वो क्या कहलाता है? धनंजय वायु। ठीक है, और धनंजय किसका नाम है? अर्जुन। अर्जुन का। अर्जुन का और क्या नाम है भैया? अर्जुन के तो 10 नाम है, हाँ। जो ऊपर में आया है 10। चलो, उसी से प्रेरित होकर इस क्लास का भी नाम रखा गया है। चलो, पोषण का, जो शरीर को पोषण देता हो। रस रूपक के भी तो रचयिता है ना? हाँ बिल्कुल, तो वो रचयिता धनंजय यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो शरीर को हष्ट पुष्ट, जो धनवान बनाता हो, अर्थात खाए हुए भोजन को पकाने के बाद जो है, पकने के बाद जो है शरीर का हष्ट पुष्ट होता है, अच्छा भोजन करेंगे तो वो वायु यानी धनंजय क्या करता है? पोषण कर रहा है, यानी पोषण प्रदान करता है धनंजय नामक वायु। तो ये जो पंच वायु अभी आपने देखा, ये कौन मानते हैं? सांख्यवादी मानते हैं। बाद में वेदांतीवादी कहते हैं कि देखिए, सांख्यवादी, सांख्याचार्य, आपको अलग से 5 वायु मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वेदांतवादी कहते हैं कि देखो, अलग से मानने की जरूरत नहीं है, इन पांचों का जो है समावेश उन्हीं जो प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, उसी में समावेश हो जाता है, अलग से मानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए जो कोटेशंस है ये, ठीक है, केतेषां प्राणादि अंतभावात् प्राणाद्य पंचवेति केचित। चलिए, सबसे एक प्रश्न है, केचित यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया गया और एतेषां किसके लिए प्रयोग किया गया? हाँ भैया सब में मैं आता हूँ। नहीं भैया एतेषाम यूज हुआ है आपका वो अभी जो पढ़ा ना सांख्यवादी का पंचवायु, सर और केचित प्रयोग हुआ है वो वेदांत का पंचवायु। बड़ी। हाँ सुजाता, केचित के बारे में बताओ, किसका है? केचित आपका वो वेदांत दर्शन का पंचवायु, जैसे प्राण, अपान, व्यान, उदान, वेदांतवादी। केचित का मतलब वेदांतवादी। एतेषाम का मतलब बताओ। वो नाग, अभी जो पढ़ा ना पंचवायु, नाग, कुर्म, क्रिकल, देवदत्त, धनंजय, ये सब के लिए। हाँ, बहुत बढ़िया, क्लियर है बच्चा लोग? तो वेदांतवादी कह रहे हैं कि देखो भैया, सांख्यवादी हमें जो अलग, नृसिंह सरस्वती के लिए आया है। क्या केचित जो शब्द है, केचित वेदांतवादियों के लिए आए। यहाँ पे जो केचित है वेदांतवादियों के लिए है। तो कह रहे वेदांतवादी कि देखो, ऐसा है सांख्यवादी, जो आपने एतेषाम, जो नाग इत्यादि जो 5 वायु माने, उसको अलग से मानने की आवश्यकता नहीं है। वो क्या है? प्राण आदि आदिशु अंतर्भावात। वो कह रहे हैं कि वेदांतवादी कि अलग से नाग इत्यादि मानने की आवश्यकता नहीं है। वो क्या? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान में ही अंतर्भाव हो जाता है, अर्थात उसके लिए अलग से आपको ये इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो वेदांतवादी, तो यहाँ पे केचित वेदांतवादी के लिए आया है। एतेषाम पंचवायु, जो आपने अभी जस्ट चर्चा की, नाग इत्यादि। और इससे पहले वाले कोटेशंस में ये जो केचित देख रहे हो, केचित टू नाग कुर्म क्रिकल, यहाँ पे केचित सांख्यवादी के लिए आया। तो ध्यान रखिएगा कौन सा केचित किस
दर्शनवादी के लिए आया है। ठीक है, जस्ट नीचे वाले में वेदांत के लिए, ऊपर वाले में सांख्य के लिए। क्लियर? ये कंफ्यूजन तो नहीं है ना कहीं? हाँ चलो बताओ। क्लियर है सर। चलो अब ये जो है कि जैसे हमने देखा कि ज्ञानेंद्रियां सात्विक अंश उत्पन्न हो रही है, आकाश इत्यादि के, बुद्धि का देखा, मन का देखा, कर्मेंद्रियों का देखा। पंच वायु भी क्या होती है? आकाश इत्यादि के रजो वाले पार्ट से उत्पन्न होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आप लोग जो 17 तत्व हैं उनमें ध्यान रखेंगे कौन सा किस से उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो पंच वायु है आकाश इत्यादि के रजो वाले पार्ट से उत्पन्न हो रहा है। क्लियर है? एतत् प्राणादि पंचकम आकाशादिकम आदिगत रजो अंशभ्य मिलितभ्य उत्पद्यते। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग सभी कि कौन सा तत्व जो है आकाश इत्यादि के सात्विक अंश से क्या उत्पन्न हो रहा है, रजो अंश से कौन उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अब यही जो प्राण आदि जो पंच वायु है, यदि कर्मेंद्रियों से ऐड कर दिया जाए, कर्मेंद्रियों से जोड़ दिया जाए, तो कौन सा कोष बनाता है? प्राणमय कोश। प्राणमय कोष, बहुत बढ़िया। यानी प्राणमय कोश। अभी तक हमने 3 कोष पढ़ा, विज्ञानमय कोष, मनोमय कोष और तीसरा प्राणमय कोष। तो ध्यान रखेंगे कौन सा कोष किससे निर्माण होता है। क्लियर है? ये चीजें कौन बताना चाहेंगे? तीनों में डिफरेंस, या तीनों किससे बनता है, किस किस इंद्रिय के समावेश से कौन सा कोष बनता है? हाँ, कौन बताएंगे? सर मनोमय कोश, एक मनोमय कोश बनता है एक मिनट मन प्लस, एक मिनट सुजाता रुकना। हाँ नीतू बताओ, मनोमय कोष कैसे बनता है? हाँ नीतू। जी सर, मनोमय कोश ज्ञानेंद्रिय प्लस मन से बनता है। ज्ञानेंद्रिय प्लस मन, बहुत बढ़िया। अब विज्ञानमय कोष बुद्धि प्लस ज्ञानेंद्रिय। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये जो है इसमें जो रजो अंश है, रजो अंश क्या करते हैं? रजो अंश का क्या, रजोगुण का क्या कार्य होता है? आपने सांख्य कारिका में भी पढ़ा होगा। हाँ, ये जो कर्मेंद्रियां हैं ये रजो अंश से उत्पन्न होता है। तो रजोगुण का क्या कार्य होता है? क्रियाशील होता है। बहुत बढ़िया, यानी क्रियाशीलता प्रदान करता है। ठीक है, एक्टिवनेस प्रदान करता है। इस प्रकार से अभी तक हमने जो है 3 जो कोष है, ठीक है, वो हमने पढ़ा कि बुद्धि प्लस ज्ञानेंद्रिय विज्ञानमय कोष, मन प्लस ज्ञानेंद्रिय मनोमय कोष, कर्मेंद्रिय प्लस पंचवायु प्राणमय कोष। ठीक है, तो ये सूक्ष्म शरीर में ज्ञान शक्ति रूप में रहता है। ठीक है, क्योंकि हमें ज्ञान इत्यादि की प्राप्ति होती है। मनोमय कोष में इच्छा शक्ति के रूप में रहता है, और प्राण में क्रियात्मक यानी क्रियाशीलता प्रदान करता है, इसलिए क्रिया शक्ति है। इस आधार पे जो विज्ञानमय कोष है ये कर्ता रूप में है, मनोमय कोष के कारण रूप में है, और प्राणमय कोष क्रिया रूप में है। ये चार्ट आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी विज्ञानमय कोष से क्या आप ज्ञान इत्यादि की प्राप्ति करते हैं, मनोमय कोष के इच्छा उस पर डिपेंड रहता है कि करे या ना करे, संकल्प विकल्प लगा रहता है। ठीक है, प्राणमय कोष में क्या रजोगुण से उत्पन्न होता है, इसमें क्रियाशीलता प्रदान करती है। ठीक है, इस आधार पे जो है कर्ता, करण और क्रिया के रूप में ये तीनों कोष क्रमशः रहता है। तो ये चार्ट आप लोग याद रखेंगे कि सूक्ष्म शरीर में जो 3 कोष है वो किस किस रूप में होता है, कैसे उसका निर्माण होता है, इच्छा शक्ति के रूप में कौन होता है, ज्ञान शक्ति के रूप में कौन होता है, क्रिया शक्ति के रूप में कौन होता है, कर्ण रूप में कौन होता है, क्रिया के रूप में कौन होता है, और कर्ता के रूप में कौन सा कोष विद्यमान होता है। ये चार्ट याद हो गया सबको? देखो फटाफट। हाँ, ये चार्ट याद हुआ सबको? दक्ष भाई बताएंगे आप विज्ञानमय कोष के संदर्भ में क्या क्या आपने अभी तक सीखा? हाँ दक्ष भाई। हाँ नेहा बताओगे विज्ञानमय कोष के बारे में? ये मैं बताऊं? एक मिनट। हाँ नेहा बताओ, आपकी आवाज नहीं आ रही नेहा। चलो बताओ दीपिका। भैया ये विज्ञानमय कोश बुद्धि और इंद्रियों से बनता है, कौन सी इंद्रिय? और ये वो ज्ञान इंद्रिय से बनता है। हाँ, और ये वो शक्ति जो है इसकी, वो ये कर्ता रूप होता है, और शक्ति भैया इसकी ज्ञान शक्ति, ज्ञान शक्ति। ज्ञान प्राप्त होता है ना बुद्धि इत्यादि से। जी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। इला बताओ मनोमय कोष के बारे में। पंच ज्ञानेंद्रिय, और मन, मन। ओके, आगे बढ़ो।
ये किस रूप में होता है? कर्ता रूप में, कर्म रूप में, क्रिया रूप में? बताओ। क्रिया रूप में। क्रिया रूप में, पक्का? मनोमय कोश क्रिया रूप में होता है कि कर्म रूप में होता है? नहीं सर, कर्ता रूप में होता है वो। ऐसे क्यों गलती करते हो इला? हैं? कहाँ ध्यान है इला? कहीं भी सर, क्लास में ही है। क्लास में है, गलती मत करो। ठीक है, तो बच्चा लोग इसको याद कर लीजिएगा आप लोग कि कौन सा कोष क्या कहलाता है, उसके में कैसे निर्माण होता है, कौन क्रिया रूप में है, कौन इच्छा रूप में है, कौन ज्ञान शक्ति के रूप में है, कौन कर्ता रूप में है, कौन कर्म रूप में है, कौन क्रिया रूप में है। ठीक है, तो ये जो तीनों कोष मिलकर ही क्या बनाता है? सूक्ष्म शरीर बनाता है। वही कह रहे हैं कि एतत् कोष त्रय मिलित्वम् सत् सूक्ष्म शरीरम इति उच्यते, कि तीनों कोष के द्वारा सूक्ष्म शरीर रहता है या उसमें सूक्ष्म शरीर में विद्यमान रहता है। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि सूक्ष्म शरीर में कितने तत्व चाहिए, सूक्ष्म शरीर में कौन कौन सा कोष होता है। अब उसमें हमने देखा कि कर्ता रूप में कौन होता है, कर्म रूप में कौन होता है और कार्य रूप में कौन होता है। तो पूरे दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का सारे सूक्ष्म शरीर को समष्टि रूप में, समष्टि रूप में क्या होता है? सारे सूक्ष्म शरीर को यदि एक मान लिया जाए, ठीक है, तो उसमें जो विज्ञानिक कोष वाला होगा, जितने भी सूक्ष्म शरीर होंगे पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, यदि वो विज्ञानिक कोष, सभी सूक्ष्म शरीर के विज्ञानिक कोष को मिला दिया जाए, एक माना जाए, एक सूत्र में बांधा जाए, तो वो क्या कहलाएगा? सूत्रात्मा। समष्टि रूप में सूक्ष्म शरीर क्या कहलाएगा? सूत्रात्मा। मनमय कोष वाला जो करण रूप है, सूक्ष्म शरीर के जितने सूक्ष्म शरीर होंगे संसार में, सबके मनमय कोष को एकत्र कर दिया जाए, समष्टि रूप में अगर देखा जाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा? हिरण्यगर्भ। ठीक, उसके बाद सूक्ष्म शरीर जो प्राणमय कोष है, उसके सारे प्राणमय कोष को समष्टि रूप में अगर देखा जाए तो क्या कहलाएगा? प्राण। तो ये जो चार्ट आप देख रहे हो, उसको क्रमशः आप इसमें ऐड कर लेना, अगर नोट्स वगैरह बनाते हो तो, अन्यथा नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हो। ये सूत्रात्मा हो जाएगा, ये जो है आपका हिरण्यगर्भ हो जाएगा, और अंतिम जो है प्राण हो जाएगा। ठीक है, यानी सूक्ष्म शरीर को यदि समष्टि रूप में देखा जाए, समष्टि का मतलब समूह में, यानी पूरे वर्ल्ड में जितने भी जीव है, हर जीव में एक सूक्ष्म शरीर होता ही है। ठीक है, यदि सूक्ष्म शरीर निकल जाएगा तो फिर उस शरीर का कोई कार्य नहीं होगा, जिसकी चर्चा आपने सांख्य कारिका में भी सुना है। तो ध्यान रखिएगा कि सारे मनोमय सूत्रात्मा का क्या अर्थ है? क्या बचा? सूत्रात्मा का क्या अर्थ है? सूत्रात्मा यानी जो, इसका नाम ये इस तरह से दे दिया गया है कि ये क्या करता है कि सारे संपूर्ण विज्ञान में कोष आधारित जो सूक्ष्म शरीर है, जैसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, सभी लोगों में क्या कोई ना कोई एक सूक्ष्म शरीर होगा। सूक्ष्म शरीर के में क्या क्या कोष होता है? विज्ञान में कोष होता है, मनोमय कोष होता है, प्राण में कोष होता है। तो पूरी दुनिया के विज्ञान में कोष वाला जो सूक्ष्म शरीर होगा, उसके नाम दे दिया गया सूत्रात्मा। किस रूप में? समष्टि रूप वाला, जिसकी चर्चा अब यहाँ पर आपको समष्टि व्यष्टि क्या होता है यदि ज्ञात होगा तो इजीली कर पाएंगे। पूरे संसार के मनोमय कोष वाला जो सूक्ष्म शरीर होगा, सबको समष्टि रूप में देखा जाए तो वो क्या कहलाएगा? हिरण्यगर्भ। पूरे संसार के प्राणमय कोष वाला जो सूक्ष्म शरीर होगा, उसको समष्टि रूप में देखा जाए तो वो प्राण कहलाएगा। ठीक है, ये तीन आप याद रखेंगे कि कौन सा कोष को यदि समष्टि रूप में देखा जाए तो क्या कहलाएगा। इन्हीं तीनों कोष को मिलाकर ही क्या कहलाता है? सूक्ष्म शरीर निर्माण होता है। ठीक है, तो ये क्लियर है। इसी चीज को जो आपने ऊपर देखा डायग्राम में, इसी चीज को जो है यहाँ पे नीचे वर्णन किया गया डिटेल से। तो ये जो क्वेश्चन बनेगा इसमें, तो ये ध्यान रखिएगा, मनोमय कोष कैसे बनता है, प्राणमय कोष कैसे बनता है, विज्ञान में कोष कैसे बनता है, सूत्रात्मा कौन है, हिरण्यगर्भ कौन है, प्राण कौन है। ठीक है बच्चा लोग, यहाँ तक क्लियर है? जी भैया क्लियर है। अब सूक्ष्म शरीर को व्यष्टि रूप में देखा जाए। व्यष्टि का मतलब क्या है? कौन बताएंगे? इंडिविजुअली। तो इंडिविजुअली देखा जाए तब उसका क्या नाम हो जाता है? यदि किसी एक के बारे में बताया जाए इंडिविजुअली तो उसका नाम क्या हो जाता है? कौन बताएंगे? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ नहीं, व्यष्टि होगा भैया। समष्टि रूप में हिरण्यगर्भ होता है ना बच्चा, वो भी मनोमय कोष वाला। हाँ भैया हाँ। हाँ, तो यहाँ बताओ कि यदि सूक्ष्म शरीर को व्यष्टि रूप में देखा जाए, ठीक है, तब वो क्या कहलाता है? देखो ध्यान से, एतत् व्यष्टोपेतम चेतनं तेजस्व भवते तेजोमय अंतःकरण वेतत्। ठीक है, तो व्यष्टि रूप में देखा जाए तो वो क्या होगा? तेजस कहलाता है। ध्यान रखिएगा,
समष्टि रूप में देखा जाए तो अलग अलग कोष के आधार पर उसका अलग अलग नाम हो जाता है। इंडिविजुअली देखा जाए कि तुम्हारा सूक्ष्म ये है तो उसका क्या नाम यहाँ पे सदानंद कहते हैं, तेजस। ठीक है, अब ये बताओ कि सांख्य कारिका में तेजस किस संदर्भ में पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ बताओ, देखते हैं कितना याद है और किसे याद है कि सांख्य कारिका में तेजस किस संदर्भ में पढ़ा है। सर वो जो रजो अंश है ना उसको तेजस कहते हैं। अच्छा, तो उसका क्या कार्य था वहां पे, किस संदर्भ में हमने तेजस शब्द को देखा था? क्रियाशील, क्रियाशीलता, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन किस संदर्भ में तेजस का भैया प्रयोग? अभी हाँ बोलो बोलो बोलो, किसको याद है? बोलो। अहंकार। भैया उसमें कहा गया था हाँ अष्टमकम चलम च रजा, हाँ, ऐसे कहा गया। तो लक्षण बताया आपने रजोगुण का। तेजस का प्रयोग कहाँ पे, तेजस शब्द का? जहाँ पे अहंकार के दो भेद बताते ना, हाँ कौन कौन सा? और वैकृत अहंकार और भूतादि अहंकार, इन दोनों को क्या करता है, एक्टिवनेस प्रदान करता है। ठीक है, तो वहां पे तेजस यानी रजोगुण की बात की गई है। चलो बहुत बढ़िया, तो चीजों का ऐसे थोड़ा तुलनात्मक दृष्टिकोण से याद कीजिए। एक क्वेश्चन आप लोग का और है कि जो आपने ईश्वर और प्राज्ञ पढ़ा, ईश्वर और प्राज्ञ जो है दोनों का अलग अलग लक्षण है, दोनों जो है दोनों में आनंदमय कोष होता है, तो इस आनंद की अनुभूति किसके द्वारा, किस वृत्ति के द्वारा उन्हें होता है, नाम बताओ। ईश्वर में तो भैया उससे वो अखिल संसार का नहीं कारण नहीं होता है। वो नहीं पूछा कि क्यों होता है, आनंद की जो अनुभूति होती है दोनों को, ईश्वर को भी प्राज्ञ को, किस वृत्ति के द्वारा, उसका वृत्ति का नाम दिया गया था वहां पे। हाँ वृत्ति का नाम बताओ, साधन का नाम बताओ कि किसके द्वारा उन्हें आनंद की अनुभूति होती है, प्राज्ञ को, जीव को भी, ईश्वर को भी, इसका नाम क्या है? इसका मतलब आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे। अपर्णा, दक्ष भाई, दीपिका, इला, बताओ आप लोगों में से कोई पेज पलटेंगे नहीं किताब का? भैया मैं बताऊं? नहीं नहीं, अज्ञान से। अज्ञान से क्या, कौन सा अज्ञान? बहुत सारा उसमें अज्ञान है, उसके लिए उससे पहले एक शब्द ऐड किया गया है। हाँ मोनिका, मोनिका, नेहा, निहारिका, नितिन, क्या नाम है? अज्ञान एक शब्द आया लेकिन उसमें कुछ छूट रहा है। हाँ प्रभात, संगीता, सुजाता, कैसे काम चलेगा? बहुत छोटा चीज है वो, अज्ञान आपने बोला लेकिन अज्ञान से पहले कुछ शब्द है इसमें। हाँ, अज्ञान की वृत्तियां, अज्ञान की वृत्ति, फिर भी एक शब्द छूट रहा है इसमें। ऐसे बताओ, छोटी छोटी चीजें कितना इंपॉर्टेंट है वो। इसका मतलब ईमानदारी से बताओ आप लोग कि घर जाके रिवीजन करते हो या फिर रात में एक बार जो आज आपने पढ़ा उसका रिवीजन करते हो आप लोग? कौन कौन करते हैं ईमानदारी से बताओ, मुझे झूठ बोलोगे तो। सुसुप्ति काल। अरे बच्चा, सुसुप्ति और सर सुषुप्ति नहीं, कुछ छूट रहा है। वृत्ति तो दो पढ़ी थी, व्यापार वृत्ति पढ़ी थी और असामान्य, लेकिन समझ नहीं आ रहा आप क्या पूछ रहे हो मेरे को। नहीं समझ में आ रहा है? ईश्वर और जो प्राज्ञ है जिसे हम जीव कहते हैं, ये आनंद को कैसे भोग करते हैं, कैसे अनुभव करते हैं, इसका कौन सा साधन? विशुद्ध ज्ञान के द्वारा, विशुद्ध ज्ञान के द्वारा। विशुद्ध ज्ञान। अरे बच्चा देखो यहाँ पे विशुद्ध शब्द नहीं है वहां पे, देखो यहाँ पे, अब मुझे बताना, इसका मतलब डिवीजन नहीं हो रहा है। सत्व प्रधान होगा फिर, सत्व प्रधान होगा फिर। नहीं नहीं नहीं, सत्व प्रधान भी नहीं। देखो देखो क्या दिख रहा है, क्या दिखा? सूक्ष्म अभिज्ञान, सूक्ष्म भी अज्ञान वृत्ति भी आनंदम अनुभूता। ठीक है, तो ध्यान, अज्ञान आपने जो बोला उसमें सूक्ष्म भी ये शब्द ऐड कर लीजिएगा। तो जिस प्रकार से ईश्वर और प्राज्ञ सूक्ष्म अज्ञान वृत्तियों के द्वारा आनंद की अनुभूति करते हैं, शब्द ध्यान रखिए, शब्द सा इसलिए जो है आपको इतना डिटेल से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तुलनात्मक दृष्टिकोण से, ताकि चीजें याद रहे आप लोग को। इसका मतलब आप लोग रिवाइज नहीं करते हैं घर जाके, सीरियसली नहीं है एग्जाम के लिए, कैसे काम चलेगा आप लोग?
50-55 दिन है, आप 50-55 दिन को ऐसा मेहनत करना सीखिए। अगर डेली सुबह शाम मैं क्लास कर रहा हूँ, मैं 100% देने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप उसे 200% बनाइए अपने स्तर पे। मुझे सर लगना तो इसमें ये है कि सूक्ष्म अज्ञान की वृत्तियों से हाँ आनंद की अनुभूति। बिल्कुल, कौन करता है? ईश्वर और प्राज्ञ। संडे का दोनों। हाँ, संडे का क्लास लेने का मतलब है कि आप लोग भी अपने लेवल पे मेहनत कीजिए। सिर्फ मैं मेहनत करूंगा तो इसका कोई लाभ नहीं है यदि आप लोग अपने पे रिजल्ट अपने अपने सक्सेस को नहीं पाएंगे। अगला इंसान ये कहेगा टीचर ने सही से पढ़ाया नहीं। आपकी असफलता में सामने वाले की भी बदनामी होती है, इस बात को आप लोग को पता होगा। ऐसा नहीं कि यदि आप असफल होंगे तो सफल होंगे तो सिर्फ मेरा ही क्रेडिट जाता है या आपकी मेहनत का, असफल होंगे तो उतना ही क्रेडिट मेरा भी जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो है मेहनत कीजिए। और ये साल जो अपकमिंग जो जून जुलाई वाला जो एडमिशन होगा पीएचडी के लिए, अपने आप को इनरोल कीजिए हर हाल पे, जेआरएफ के थ्रू और जो पीएचडी एंट्रेंस होगा उसके थ्रू। तो इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जी जान लगाना पड़ेगा। संडे को मैं पढ़ा रहा हूँ, सारा काम छोड़ कहीं जा नहीं रहा हूँ। ठीक है, जाना होता है तो रात में जाता हूँ सारा काम करके आप लोग के लिए। तो सुबह भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। इस कुर्बानी को बिल्कुल मत बेकार जाने दीजिए, अपने स्तर पर जो मेहनत कीजिए। मेरे तरफ से यदि कुछ कमी लगता है आप लोग बेहिचक बोल सकते हैं, बिल्कुल फ्रीडम है आप लोग के लिए। हाँ भैया या सर यहाँ पे आपकी कमी लग रही है किसी चीज में, तो जब मैं कमी नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को बताने में, तो आप लोग से भी उम्मीद मैं रखता हूँ कि आप लोग उसे पढ़ के आइए, समझ के आइए और क्लास में परफॉर्मेंस दिखाइए। मुझे लगना चाहिए कि हाँ बच्चे आप लोग मेहनत कर रहे हो, नहीं तो फिर इतना मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? मैं बुक से सीधे पीडीएफ बनाता है पढ़ा देता है, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, तो आगे से जो है ना ये गलती नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें जो क्लास में बताया जा रहा है ना, बारीकी से ध्यान रखिए। और जो है रिवीजन नहीं कर रहे हैं आप लोग तो गलती कर रहे हैं, सिर्फ क्लास करके सोच रहे हैं कि हो जाएगा, तो थोड़ा सा इसकी गलती है, आप लोग की भूल है। तो इस चीज को घर जाके आप लोग रिवाइज भी कीजिए कि आज हमने क्या पढ़ा है। वो तैयारी जो है ना, जब किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं ना, वो आपके बिहेवियर में दिखने लगता है। बिहेवियर में दिखने का मतलब है कि सामने वालों को लगने लगता है कि हाँ आप सच में किसी एग्जाम के प्रति सजग हैं, ईमानदारी से। और दूसरी बात है कि सुबह वाली क्लास में सब कोई आते नहीं है। यदि जो बच्चा नहीं आ रहा, सच बता रहा हूँ कि उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो सुबह वाली क्लास जब भी होता है 7 बजे होता है, अभी 3 दिन से 8 बजे से हो रहा है, किसी कारणवश सबकी छुट्टी थी इस वजह से। तो सुबह भी रेगुलर रहिए और शाम में भी रेगुलर रहिए। अगर रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं तो वीडियो देख लीजिए, लेकिन अपने स्तर पर छोड़िए मत उसको। जैसे जैसे आप छोड़ते जाएंगे आपका जो है लेक्चर छूटता जाएगा, और एक वक्त है यार छोड़ो हमसे होगा नहीं, ऐसा 7 नेगेटिविटी। बजे। क्या क्या? हेलो हाँ सर, कल क्लास मॉर्निंग में 7 बजे होगी? हाँ, कल तो मॉर्निंग में 7 बजे से होगी। ठीक है, क्योंकि सबकी छुट्टी चल रही थी इसलिए 8 बजे। तो बच्चा लोग आप लोग प्लीज मेहनत कीजिए, आप लोग अपने स्तर पे भी अच्छे से। ठीक है, मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं एक एज एक दोस्त, एक भाई, एक टीचर के हैसियत से आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो अच्छे से आप लोग मेहनत कीजिए। एक बार जब सक्सेस हो जाएंगे, जेआरएफ लेकर इनरोल हो जाएंगे ना, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। फिर जो चाहेंगे, जो करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। अभी 50-60 दिन जो भी बचे हुए हैं ना, जब तक एग्जाम का फाइनल डेट नहीं आ जाता है, अपने आप को झोंक दीजिए इस एग्जाम के लिए। लगना चाहिए कि मुझे भी कि हाँ मैं मेहनत जो कर रहा हूँ कि बिल्कुल सही दिशा सही बच्चों के लिए कर रहा हूँ। ठीक है बच्चा लोग, आगे से ध्यान रखोगे ना इस चीज का? जी क्या हो गया एकदम जी बिल्कुल। भैया। हाँ, ये जोश जुनून आना चाहिए, लगना चाहिए। जैसे आप लोग ट्रिप पे जाते हो कहीं घूमने फिरने Yes, sir. पिकनिक, हाँ ये पूरा जोश जुनून के साथ होना चाहिए, ऐसे नहीं ढीले पड़े हुए हैं, वो चीज नहीं। ठीक है बच्चा लोग, चले आगे। जी सर। तो जैसे ईश्वर और प्राज्ञ आनंद को अनुभव करते हैं, उसी प्रकार से सूत्रात्मा और तेजस जो क्रमशः सूक्ष्म शरीर का समष्टि और व्यष्टि रूप है, वो भी क्या करते हैं? सूक्ष्म विषयों को अनुभव करते हैं। किसके थ्रू? मनोवृत्ति। ये ध्यान रखिएगा, मनोवृत्ति के द्वारा सूक्ष्म विषयों को अनुभव करते हैं। कौन? सूत्रात्मा और तेजस। क्योंकि ये दोनों क्या है? सूत्रात्मा और तेजस क्या? सूक्ष्म शरीर का समष्टि और व्यष्टि रूप में विद्यमान रहता है। तो ध्यान रखेंगे, मनोवृत्ति जो है ये हेल्प करता है सूत्रात्मा और तेजस को। सूत्रात्मा आपको पता है, तेजस आपको पता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म विषयों का अनुभव जो है सूत्रात्मा और तेजस मनोवृत्ति के द्वारा कर पाते हैं। चलो ये चीजें यहाँ तक ध्यान रखेंगे। और इसके बाद जो पंचीकरण प्रक्रिया है, कैसे जो है सूक्ष्म आकाश इत्यादि से स्थूल आकाश इत्यादि बनता है, इसका निर्माण कैसे होता है,
पंचीकरण प्रक्रिया क्या होती है, कैसे आकाश उत्पन्न होता है, आकाश का मतलब स्थूल आकाश, ठीक है। इसके लिए उसके बाद ऊर्ध्व लोक कितने प्रकार का होता है, जो चीज आपने सांख्यिक कार्यक्रम में पढ़ा होगा, ऊर्ध्व लोक, अधो लोक, मध्य लोक, ठीक है। तो वेदांत सार में उनसे संबंधित चीजें यहाँ पे भी वर्णन किया गया है। उसके बाद कल हम लोग देखेंगे कि स्थूल शरीर कितने प्रकार का होता है, उसके नामकरण क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि संपूर्ण स्थूल शरीर का समष्टि रूप में देखा जाए तो उसका क्या नाम होगा, संपूर्ण स्थूल शरीर को एक व्यष्टि रूप में देखा जाए तो क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आगे के डिटेल में हम लोग देखेंगे पंचीकरण प्रक्रिया से कैसे स्थूल इत्यादि बनता है, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं। अभी जो 10-15 मिनट बाकी है उस पर कुछ मैं डिस्कशन करूंगा आप लोग के साथ। यहाँ तक क्लियर है? क्लास है क्या मैम की उम्मीद कम है, संडे है ना आज। हाँ बच्चा लोग, मैम ने कुछ मैसेज अपडेट किया है? नहीं अभी नहीं किया। तो उम्मीद कम है क्या? क्लास में बोला था कि मंडे को होगा ना, तो मंडे को ठीक है। चलो अब जो है यहाँ पे एक चीजें देखो, मंडे को है ना क्लास? हाँ देख लो, पूछ लो मंडे को ही है। ओके थैंक यू। अगर होती तो अब तक मैम बता देती। वो पहले बता देते हैं अगर करना हो तो। चलो देखो यहाँ पे चलो देखो यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को? देखो बच्चा, कुछ चीजें हैं जो आप लोग को स्वयं करना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं एक थोड़ा सा 10 मिनट का टॉपिक आप लोग को बता देता हूँ जिससे आप इजीली अपने स्तर पे कर सकते हैं। उसके लिए यदि नोट्स की जरूरत पड़े, ठीक है, तो मुझे बताना, मैं आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। जैसे यूनिट 1 की बात करते हैं, यूनिट 1 में जो है आप लोग का ये वाला जो पार्ट है, यदि संवाद सूक्त को छोड़ दिया जाए, बाकी सारा पार्ट संवाद सूक्तों को भी आप खुद से भी देख सकते हो, उसकी पीडीएफ वगैरह है, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा आप लोग को एक बार, ठीक है। संवाद सूक्तों को छोड़ दिया जाए तो जितने भी हैं वो सारे टॉपिक कवर किए जा सकते हैं। वेदों का काल कौन कितना मानता है, उसमें डाटा याद रखना है। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, कल्पसूत्र, प्रातिशाख्य, ये क्या करना है आपको, प्रत्येक वेदों का जो है आरण्यक, ये संहिता ग्रंथ कौन सा होता है, ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा होता है, उसके बाद आरण्यक ग्रंथ कौन सा है, फिर उपनिषद कौन कौन सा होता है, कल्पसूत्र में स्रोत, सुल्भ इत्यादि जो सूत्र है वो कौन कौन से होते हैं, किस वेद का क्या होता है, तो आपको याद रखना है। उसका वेदांग वाले पार्ट में आपको शिक्षा क्या है, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इसके जो है नोट्स बने हुए हैं, बहुत इजी, इसमें कुछ विशेष समझने वाली बात नहीं है। तो इस वाले पार्ट में संवाद सूक्त को छोड़ दिया जाए अभी फिलहाल के लिए, तो खुद से किया जा सकता है, ठीक है बच्चा। तो ध्यान रखना है कि जो टॉपिक आप खुद से अभी कर सकते हो, टाइम बचेगा तो मैं इस पे थोड़ा सा डिस्कशन भी कर दूंगा आप लोग को। दर्शन वाले में ये दूसरा वाला जो पार्ट है, इसमें निरुक्त को मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। वैदिक स्वर, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, व्याख्या पद्धति जो है ये आप खुद से भी कर सकते हो, जिसमें डायग्राम दिया हुआ है कि कौन सा आचार्य किस पद्धति के द्वारा वो वेदों की व्याख्या करते हैं। ये वाला पार्ट खुद से कर सकते हैं। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित से संबंधित कुछ नियम विशेष हैं, उदात्त का चिन्ह कैसे है, अनुदात्त का चिन्ह क्या है, स्वरित का चिन्ह, ये थोड़ा सा आधे घंटे का चीज मैं डिस्कशन कर दूंगा। प्रातिशाख्य आपको पढ़ाऊंगा, ऋग, प्रातिशाख्य और निरुक्त, ये टॉपिक पढ़ाना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद जो ईसा उपनिषद, ईसावाद उपनिषद, ये तो मुझे लगता है कि हर कोई अपने स्तर पे भी कर सकते हो ये ईसावाद उपनिषद जी भैया कर सकते हो ना। बाकी जो उपनिषद है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, हाँ बड़ी से हाँ जो बोलो। वेद लगे हुए हैं ना, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, हाँ सर ये एक बार भी नहीं पढ़े मुझे तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, मैं जो कह रहा हूँ उस टॉपिक को मैं खुद पढ़ाऊंगा, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित वाला पढ़ा दूंगा, ठीक है। उस पर मेरा काम भी है, रिसर्च वर्क भी है, तो ये पढ़ा दूंगा। ईशावास्य उपनिषद खुद से पढ़ लेना, 18 मंत्र है, मैं कहूंगा 18 के 18 मंत्र याद कर लेना, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। बाकी जो कट है कंठस्थ है ईशावास्य उपनिषद तो बस, हाँ इसमें मैं बताऊंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन के लिए किस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी जो उपनिषद बच रहे हैं ना, कठोपनिषद से लेकर श्वेताश्वत उपनिषद में पढ़ाऊंगा आप लोग को। ब्राह्मण साहित्य में जो आपको अलग अलग आख्यान है, पंचमागी, ये सब मैं पढ़ाऊंगा। इसके अलावा जो सूक्त बच रहे हैं ना,
ऋग्वेद के, यजुर्वेद के और अथर्ववेद में, तो जो आपने पढ़ा होगा बचपन में, बचपन का मतलब मास्टर्स में या बीए में, जैसे अग्नि सूक्त पढ़ा होगा, उषा पढ़ा होगा, हिरण्यगर्भ, पुरुष, नासदीय, ज्ञान और शिव संकल्प, पृथ्वी सूक्त और काल सूक्त, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने बीए में या मास्टर्स में पढ़ा होगा। तो इसको अपने स्तर पे भी थोड़ा सा देख। नहीं पढ़ा। अच्छा, जो जिन्होंने वेद वाला पार्ट लिया होगा ना मास्टर्स में स्पेशलाइजेशन, उनको पढ़ना होगा, बाकी मैं पढ़ा दूंगा। हाँ, क्या कह रहे हो बच्चा? पढ़ा है ना, ठीक है। तो जो अपने स्तर पे संवाद सूक्तों को देख सकते हो या फिर ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के सूक्तों को देख सकते हो, देख लो। कैसे याद रखना है, मंत्रों को बार बार रिवीजन करो, देखो कि कौन सा मंत्र किस सूक्त में वर्णन है, उसका ऋषि कौन है, देवता कौन है, छंद कौन है, उसमें कोई पद विशेष अगर आया है तो किसका विश्लेषण हो सकता है। अभी तक मुझे लगता है थोड़ी बहुत आप लोग भी सीख गए होंगे कि कैसे किसी चीज को पढ़ना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपका वेद वाला पार्ट हो गया। दर्शन में मैं पूरा दर्शन आप लोग को करा दूंगा, ठीक है। एग्जाम से पहले तक पूरा दर्शन, ये जितने भी आप दर्शन देख रहे हैं यहाँ पे, सारे दर्शन हो जाएंगे, वो भी अच्छे तरीके से जैसे हम लोग पढ़ते हैं। तो सारे दर्शन मैं पढ़ा दूंगा आप लोग को। ये वाला जो पार्ट है सामान्य परिचय वाला, जिसमें सारे राइटर के बारे में है, ये इसके नोट्स वगैरह मैं उपलब्ध करा दूंगा आप लोग को बाकायदा पीडीएफ बनाकर अच्छे से, ठीक है। तो इसमें रटने वाला है कि इसका समय कौन है, इनके माता पिता कौन है, इनका काल क्या है, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है क्रमबद्ध तरीके से, तो ये मैं आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा जल्द ही। उसके बाद पाणिनीय शिक्षा मैम पढ़ा रही हैं, तो ठीक है, नहीं पढ़ा रही हैं, अगर किसी कारणवश बिजी है तो ये पाणिनीय शिक्षा मैं पढ़ाना चाहूंगा पूरा डिटेल से अच्छे से। भाषा विज्ञान जो आपने बीए में पढ़ा है, ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी है। जो यदि कपिल देव द्विवेदी वाली पुस्तक है उससे यदि पढ़ लोगे खुद से भी तो कवर किया जा सकता है। बाकी ये जो है 3 से 4 क्लास में आपका कवर हो जाएगा। मैं ये भाषा विज्ञान पढ़ा दूंगा एक बार, ठीक है ना। तो जो अपने स्तर पे खुद कर सकते हो उसको करने का प्रयास करो अभी से ही। उसका व्याकरण पूरा कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है, व्याकरण मैं पढ़ाऊंगा कुछ चीजें इसमें भी, ठीक है। उसके बाद जो सामान्य परिचय, जो साहित्य वाला जो पार्ट है, ये इसके नोट्स पूरा दे दूंगा आप लोगों को, पूरा नोट्स है, ठीक है, तैयार करके आपको ये पूरा दे दूंगा। तो ये खुद से बस रट लेना, समझ लेना, याद कर लेना, ठीक है। जैसे रस संप्रदाय के कौन है, इसके प्रवर्तक कौन है, अलंकार के प्रवर्तक कौन है, इनका क्रम क्या है, इसके रस संप्रदाय के प्रवर्तक को मानने वाला अन्य आचार्य कौन कौन से हैं, ऐसे जो नोट्स में पूरा क्लियर करके आप लोग को दे दूंगा, उसे आप याद कीजिएगा। जितने भी साहित्यकारों का जो परिचय है, इनका समय क्या है, उनके ग्रंथ कौन कौन से हैं, वैसे याद करना है आपको। बाकी जैसे जैसे हम लोग साहित्य का पढ़ेंगे तो काफी हद तक इसमें राइटर भी कवर हो जाएगा। उसका बाद आपको लिटरेचर में पूरा पढ़ाऊंगा, जितने भी इसमें 26 ग्रंथ है, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दूंगा अब आने वाले टाइम में, ठीक है, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा आपको लिटरेचर अच्छे से कवर हो जाए। छंद अलंकार भी पढ़ाऊंगा आप लोग को। उसके बाद जो पार्ट बचता है इसमें रामायण, महाभारत और पुराण, ठीक है, इसके नोट्स है, इसमें बिल्कुल याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है, कि कौन से रामायण का विभाजन क्रम कैसे है, महाभारत का विभाजन क्रम क्या है, पुराण से संबंधित विभाजन क्रम क्या है, कितने पुराण होते हैं, कितने उपपुराण होते हैं, उनमें कौन कौन सा आख्यान होता है, किस कांड में कौन सा आख्यान है, किस पर्व में कौन सा आख्यान है, उनका बस नाम याद करना है, ठीक है। उसके बाद जो है अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय, अभिलेख का सामान्य परिचय, लिपि का सामान्य, ये वाला टॉपिक में थोड़ा सा पढ़ाऊंगा आप लोग को, ये भी सामान्य परिचय के तौर पे ये। और जितने स्मृतियां हैं, जैसे याज्ञवल्क्य की स्मृति, उनका सामान्य परिचय, तो जब अब मैं आप लोग को कौटिल्य अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति पढ़ाऊंगा तो इनका सामान्य परिचय भी इसमें कवर कर दूंगा। ये ग्रंथ 9th और 10th में ये ग्रंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा सा हम लोग टाइम देंगे अच्छे से। बाकी जो नीचे में आप देख रहे हो ये आप खुद से भी कर सकते हो कि कौन सा लिपि कहाँ प्राप्त होता है, इनके राइटर कौन है, उनका समय क्या, उनका विषय वस्तु क्या है, ठीक है। ये इसी सिंपल से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो जो टॉपिक आप लोग खुद से कर सकते हो अपने लेवल पे, अपने स्तर पे, ठीक है, तो खुद से प्रयास कीजिए अच्छे से करने के लिए, क्योंकि संस्कृत का सिलेबस बहुत जो है बड़ा है। इसे अगर साल भर दिया जाए जिस स्पीड से हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल 6 महीने या साल भर से ज्यादा का समय इसमें लगेगा। जैसे हम लोग एक एक चीज बारीकी से पढ़ते आ रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो 6 महीने से भी ज्यादा समय लग सकता है। लेकिन एक्चुअली जून में अब एग्जाम होने की संभावना है, तो कुछ चीजें आपको अपने स्तर पर खुद से मेहनत करने की आवश्यकता होगी, ठीक है चलो। तो आप लोग जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, चीजों को एक तो रिवाइज करते रहिए। रिवाइज नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा तो आपको लगेगा यार ये पढ़ाई कर रहे हैं तो ये छूट रहा है, ये कर रहे हैं तो वो छूट रहा है, तो डिमोटिवेशन टाइप का आ जाएगा, आपको खुद ही लगेगा हमसे होगा नहीं, ऐसा लगने लगेगा। तो वो समय ऐसा ना आए आपके जीवन में, तो अभी से जो है अपने आप को तपाना शुरू कर दीजिए,
जब तक आप लोग तपेंगे नहीं, आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है, तो दिखेगा नहीं बिहेवियर में। तो अच्छे से आप लोग आज से ही शुरू कर दीजिए रिवीजन करने का, जितना कुछ भी आप हम लोगों ने पढ़ा है। और दूसरी बात है सेल्फ स्टडी आप कितना करते हैं, अपने लिए कितना तैयार करते हैं इस एग्जाम के लिए। साथ ही साथ आने वाले टाइम में आपको जेएनयू का भी देना पड़ेगा, ड्यू का भी देना होगा, या अदर यूनिवर्सिटी में अगर पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहे तो वहाँ भी, उसके लिए भी समय चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, और बाकी क्लास बिल्कुल मत छोड़िए, चाहे सुबह क्लास हो या शाम, अपने स्तर पर जो है क्लास मिस ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है बच्चा लोग। कोई और समस्या, कोई और बातचीत?